हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं वैदिक युग का सेकेंड पार्ट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से देखा। उसमें हमने पुराणों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी थी। मैं यकीन दिलाता हूं आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ नया चीज़ें अगर नहीं मिला ना, अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो फिर आप बता देना मेरे को। वास्तव में वो चीज़ें जानकारी मिलने के बाद आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएंगी, है ना। अच्छे अच्छे जो अपने आप को बहुत पंडित समझते हैं वो भी उसके आगे फेल हैं। ये जान लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपने जानकारी के लिए पढ़नी होती है ना। तो उसमें मैंने बताया था पुराणों में जो युग होते हैं उनका समय कितना होता है, कैसे अच्छे अपने अच्छे धर्म कर्म करके लोगों ने अपने समय को बढ़ाया। ब्रह्मा का एक दिन कितने दिन को बोला जाता है, कितने साल को या फिर कितने युग को मिला करके बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी और ये आपका सेकेंड पार्ट है दोस्तों। आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, तो ये मान के चलिए वो कई किताबों का निचोड़ रहता है ना। 5-6 किताबों का निचोड़ ये सारी चीज़ें आपको देता हूँ। एक भी चीज़ जल्दी छूटता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने सर ये चीज़ें छोड़ रहा, तो मेरे को आप बता दो, ठीक है। आप मेरे को इतना बता दो कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ। बता रहा ना कि देखिए एक किताब में आपको सब कुछ मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कई किताबों का निचोड़ समेट करके फिर आपको देता हूँ। आप कहीं से भी एग्जाम में पूछते, अब धुआं धुआं की तरह कर दोगे। देखिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना ये सब पढ़ने के बाद, तो फिर आप मेरे को बता देना। चाहे आप पीसीएस लेवल की दे रहे हो, ठीक है, चाहे वर्ग वर्ग ए की दे रहे हो, चाहे बी की दे रहे हो, चाहे सी की दे रहे हो, लेकिन पीसीएस सीसीएस के लिए एकदम पर्याप्त है। आपको सारी चीज़ें जो प्री के लिए दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। प्री तो प्री आपकी सोच लीजिए कि 60 से 70% आपका मेंस भी इसमें कवर हो जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक युग कब था, है ना। वैदिक युग किसे कहा जाता है, आखिर ये समय कब था। तो आपको एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, आज से 3500 साल से शुरू, है ना। यानी लगभग में आज से ये मानकर चलिए 2600 से लेकर के 3500 साल के बीच की ये घटना है ना। आज से 2600 साल से लेकर के 3500 साल के बीच की घटना है। यानी कहने का मतलब सुनिए, अभी 2023 चल रहा है ना। तो सन 1 से, जहाँ से सन 1 शुरू हुआ, उसके 1500 साल पहले, है ना, उसको ईसापुर बोलते हैं या फिर बीसी बोलते हैं। तो 1500 साल पहले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 1500 बीसी। तब से लेकर के 600 बीसी तक, यानी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को हम वैदिक काल कहते हैं, है ना। अब देखिए हमने 1500 से 600 बीसी देख लिया, अब 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी, फिर उसके बाद 200 बीसी, फिर 100 बीसी, फिर उसके बाद आता है सन 1, सन 2, सन 3, है ना। तो इस तरह से सन 1 से लेकर के अभी कितना चल रहा है, 2023। तो 2023 साल इधर हो गया, प्लस आप 600 साल उधर चले जाइए, है ना। यानी 2600 साल पहले की घटना है। 2600 साल से लेकर के 3500 साल के बीच तक की, ठीक है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए वैदिक युग जो है इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य, ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं कि जिस समय की कोई पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सके उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि वैदिक युग की बहुत सारी ऐसी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, लिखित चीज़ें मिली हैं, जिसको लोगों द्वारा पढ़ा गया, है ना। यानी लोगों ने इसे पढ़ा, इस वजह से इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इनका जो साक्ष्य मिला है उसको लोग पढ़ सकते हैं, है ना। हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसके विशेषज्ञ होंगे वो पढ़ लेंगे। जैसे संस्कृत में लिखा होगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे भाई, जो संस्कृत का विद्वान है या फिर जो संस्कृत पढ़ना लिखना चाहता है वही ना पढ़ेगा। तो वही चीज़ें हो गई, कुल मिला जुला करके वह चीज़ें हैं जो साक्ष्य वो पढ़ा जा सके, है ना। दुनिया के लोगों को, दुनिया में जो उसके विशेषज्ञ हैं कम से कम उन्हें तो समझ में आना चाहिए। देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, है ना, पूर्व वैदिक काल, और ये उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में,
है ना। अब ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक बोलते हैं, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था, ठीक है। इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब लोहे की खोज हो गई तब उसको दूसरा नाम हमने दे दिया, है ना। तो 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हुई थी, तो जब लोहे की खोज हो गई तो उसको हमने उत्तर वैदिक काल नाम दे दिया तब से। तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। हमने इसको दो भागों में देख लिए। हाँ, अब देखिए जो ऋग्वैदिक काल है, इस समय की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो ऋग्वेद एक ग्रंथ है जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उस ऋग्वेद में सारी चीज़ें लिखी गई ऋग्वैदिक काल की, यानी कि क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे इस समय के लोग, और क्या शिकार करते थे, लड़ाई करते थे, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आदमियों की स्थिति कैसी थी, सारी चीज़ का जो जानकारी का स्रोत है ऋग्वैदिक काल का, वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। और वह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, तो शेष के 3 वेदों से मिलता है। शेष के 3 वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो तीनों वेद हैं ना, ये तीनों बाद में लिखे गए थे, और ऋग्वेद जो है पहले लिखा गया था। पहले लिखा गया था, इसी वजह से तो ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्ववैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है ना। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी शेष 3 वेदों से, ठीक है। अब देखिए 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दूं, वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता का जो समय मानते हैं 1850 से 2350 तक, तो कुछ लोग 1700 से लेकर के आपका 2300-2400 तक, यानी कुल मिला जुला करके आपका 1500 ईसा पूर्व के पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था, ठीक है। कुल मिला जुला करके 1500 ईसा पूर्व के पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी, देखिए ये जो है ये मतलब 7 नदियों के किनारे मतलब बसे हुए लोग थे, है ना। तो किसी वजह से इसका स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन कोई कहता है कि भूकंप से, कोई कहता है कि यहाँ पर प्रलय आ गया था, यानी नदियों का मतलब सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, जिसकी वजह से ये सारा घर द्वार इनका सब कुछ डूब गया और लोग यहाँ से पलायन कर गए, है ना। तो ये सभ्यता खत्म हो चुकी थी पूरी। आज के समय में जब खुदाई होती है इन क्षेत्रों में, तो पूरा का पूरा शहर ही निकल आया है ना। तो बहुत सारी हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें आज के समय खुदाई में मिल रही हैं, ठीक है, और मिली भी हैं। तो उस समय 1500 ईसा पूर्व से पहले एक नगरी सभ्यता रहती थी, है ना, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व के बाद अपना ये वैदिक सभ्यता शुरू हो गई, है ना, वैदिक युग शुरू हो गया। और वैदिक युग क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, लोग गाँव में रहते थे वैदिक युग में। तो वही चीज़ें कह रहा है, 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और ये जो मूल निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग सप्त सिंधु प्रदेश के थे। सप्त सिंधु का मतलब हो गया कि 7 नदियों के बीच में ये लोग रहते थे। कौन कौन सी नदियाँ, सुनिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। उसके बाद सरस्वती नदी हो गई, और भी छोटी छोटी नदियाँ थी, तो उनके बीच में ये लोग रहा करते थे। देखिए 1500 ईसा पूर्व के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सप्त सिंधु प्रदेश में एक नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, और इसी को वैदिक संस्कृति कहते हैं, है ना, इसी को वैदिक संस्कृति कहते हैं। और इसकी जो जानकारी मिलती है वैदिक संस्कृति की, हमें 4 वेदों से मिलती है। और जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी, यानी इसी वैदिक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इन 4 वेदों से ये वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो अब वैदिक देख लेते हैं ये कैसे, मतलब किस शब्द से बना है। देखिए वैदिक जो है वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और वेद जो है विद धातु से बना है, ठीक है। अब आर्य के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इस समय जो वहाँ पर रह रहे थे वैदिक काल में, ये आर्य लोग थे, इनको हम आर्य बोलते हैं, है ना। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, या फिर कुलीन, या फिर उत्तम व्यक्ति,
है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, आर्य जो है भाषा समूह को सूचित करता है, ना कि जाति को। देखिए आर्य सुनने से लग रहा है कि ये कोई मतलब एक तरह से जाति होगी, लेकिन ये जाति नहीं है, ये एक भाषा समूह को सूचित करती है। ये एग्जाम में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। और सप्त सैंधव प्रदेश के ये मुख्य निवासी माने जाते हैं, ठीक है ना। सप्त सैंधव प्रदेश के ये मुख्य निवासी माने जाते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि ये इसी नदियों के बीच में ही रहते थे। लेकिन इसके बारे में भी मतभेद है, इसके बारे में भी मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि ये कहीं और से आए हैं, ठीक है, और कोई कहीं और बताता है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं अभी। देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, यद्यपि आर्यों की गतिविधियों का केंद्र सप्त सप्त सैंधव प्रदेश था, मैंने बता दिया सिंधु नदी के अगल बगल वाले क्षेत्र में। लेकिन आर्य भारत के थे या बाहर के, काफी मतभेद दिखाई देता है ना। देखिए अब देखेंगे हम विद्वानों का जत्था, कौन कौन विद्वान कहाँ कहाँ बता रहा है। विद्वान इधर है आर्यों का मूल क्षेत्र। दयानंद सरस्वती ने अपनी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने बताया जो आर्य लोग थे वो तिब्बत से आए थे। तिब्बत से हमारे सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, यानी फिर तिब्बत से सातों नदियों के बीच में आके रहने लगे, है ना, सिंधु नदी के अगल बगल। फिर एल डी कल्ला जी ने बताया कि देखिए ये कश्मीर या फिर हिमालय से आए थे भाई, है ना। कल्ला जी बोले कि या तो कश्मीर के थे या लोग, या तो हिमालय थे। उसी में डी एस त्रिवेदी जी ने बताया कि देविका प्रदेश से आए थे। आज के समय में जो अफगानिस्तान है, पहले ये देविका प्रदेश था, है ना, देविका प्रदेश। तो डॉक्टर अविनाश और डॉक्टर संपूर्णानंद इन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये सप्त सैंधव के ही थे, ये सात नदियों के बीच में पहले शुरू से ही रहने वाले थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, इन्होंने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। फिर उसके बाद पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने बोला ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश का मतलब होता है गंगा यमुना के बीच में रहते थे, है ना। और इसी ब्रह्मर्षि देश को ऋषियों का देश बोला जाता है। देखिए सबने अपनी अलग अलग विचार बताया कि लोग यहाँ से आए, लोग यहाँ से आए। ये बहुत पूछता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसको एकदम छोड़ना नहीं, एकदम रट लेना है, ठीक है। ब्रह्मर्षि देश किसको बोलते हैं? गंगा यमुना के बीच को। और ये ऋषियों का देश बोला जाता है। एक होता है ब्रह्मावर्त देश। जो ब्रह्मावर्त देश है वह सरस्वती और द्विशदती नदियों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। ये भी सिंधु नदी के उसी के आसपास का है। अभी पढ़ेंगे हम ब्रह्मावर्त के बारे में। अब देखिए ये तो अपने देसी लोग थे, है ना, अपने देश के लोग थे, इन्होंने अपने विचार रखे। अब विदेशी लोग क्या विचार रख रहे हैं, विदेशी जो थे इनका क्या मानना है। देखिए एक मैक्स मूलर विद्वान है बहुत बड़ी, ये जर्मनी के है ना। इन्होंने बोला कि देखो भाई ये मध्य एशिया के बैक्ट्रियम क्षेत्र से आए थे, ठीक है, बैक्ट्रियम क्षेत्र से आए हैं। लोगों ने बोला कैसे पता भाई आपको? तो इन्होंने बोला कि देखो मैं आपको एक आधार बता रहा हूँ। जो ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, ठीक है, जेंद अवेस्ता है, वह भी वैदिक भाषा में ही लिखा गया है। और आपका जो वेद है यह भी वैदिक भाषा में लिखा गया है। अच्छा, तो ये मैक्स मुलर ने ये बताया कि जो ईरानी ग्रंथ है वो जेंद अवेस्ता और आपका वेद ये वैदिक भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। और ये ईरानी ग्रंथ ये जो हैं ये मध्य एशिया के ही थे, जो ईरानी लोग हैं, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने कहा एक बात बताओ मूलर जी, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मध्य एशिया का फिर उल्लेख क्यों नहीं है ना। अगर ये लोग मध्य एशिया के थे तो हमारे ऋग्वेद में मध्य एशिया का जिक्र होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझिए बात को। अगर लोग मध्य एशिया से आए हैं तो ऋग्वेद में कुछ भी लिखा जा रहा है तो लोग अपने बारे में बताएंगे ना कि हाँ भाई हम मध्य एशिया से आए थे, इसमें तो कहीं जिक्र ही नहीं है। चलो आप बताओ, आप मान के चलो चीन में चले गए, अमेरिका में चले गए, चाहे कहीं भी चले जाओ, तो क्या आप एकदम पूरी तरह से भारत को भूल जाओगे? कभी तो अपनी जिक्र करोगे किसी से ना, हाँ भाई मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो फिर आखिर एक बात बताइए, ये मध्य एशिया से जो मतलब अगर आए थे तो ऋग्वेद में क्यों नहीं बताया कि भाई हम मध्य एशिया से आए हैं? या फिर कोई जिक्र करना चाहिए ना, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, इनको खारिज कर दिया गया। फिर सर विलियम जोन्स हैं, इन्होंने बोला देखो भाई यूरोपीय एवं संस्कृत भाषा की समानता के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो हैं
ये आपके यूरोप से थे, है ना, यूरोप से। देखिए अंग्रेजी जो है लैटिन ग्रीक शब्द से बना है। अब ये यूरोपीय और संस्कृत भाषा की समानता बताएंगे कि देखिए संस्कृत और अंग्रेजी जो है समान है। देखिए संस्कृत में माता को मातृ लिखा जाता है, ठीक है, और अंग्रेजी जो है वह ग्रीक या लैटिन शब्द से बना है। तो माता को अंग्रेजी में मातेर यानी लैटिन में मातेर बोलते हैं, लैटिन में, है ना, और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं, यानी काफ़ी समानता है। फिर उसके बाद पिता को संस्कृत में पितृ बोलते हैं और वही लैटिन में पातेर बोलते हैं और अंग्रेजी में फादर बोलते हैं। अंग्रेजी जो है, जो अंग्रेजी के वर्ड हैं वो लैटिन शब्द से ही बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये संस्कृत बोलने वाले लोग थे, लिखने वाले लोग थे, वो अंग्रेजी से मैच कर रही है, तो ये लोग यूरोप के थे यानी अंग्रेज लोग थे, है ना। आप देखिए संस्कृत शब्द जो है ना ये बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शुद्ध है। सोचिए कि कंप्यूटर अभी संस्कृत शब्द पे काम नहीं कर पा रहा है ना। कंप्यूटर की शुद्धता एकदम 100% एक्यूरेट तब मानी जाएगी जब ये संस्कृत में काम करने लगेगा, क्योंकि संस्कृत जो है ना एक एकदम बिल्कुल एकदम शुद्ध भाषा है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पश्चिम एशिया का मत, है ना, पश्चिम एशिया का मत। आर्य जो थे भारोपी भाषा परिवार से थे, यानी भारतीय और यूरोपी ये दोनों भाषा बोलते थे। साक्ष्य क्या है देखिए, 2200 बीसी पूर्व इराक से भारोपीय भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ओके, फिर 1600 बीसी का इराक से एक अभिलेख मिला है, ठीक है, और 1400 बीसी का मितन्नी यानी सीरिया से, मितन्नी जो है ये सीरिया में एक जगह पड़ता था, वहाँ से अभिलेख मिला है। और इन दोनों अभिलेखों में आर्य शब्द का उल्लेख है। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ा मैच कर रही है ना, क्योंकि 2200 बीसी पूर्व इराक से भारोपी भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। हम भी जो बोलते हैं, जो हमारा भारत का, वो भी भारोपी ही है ना। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए 1400 बीसी बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है, जैसे में इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र। तो बोगज कोई में नासत्य को अग्नि की जगह लिया गया है, यानी ये वहाँ पे चिकित्सा के देवता थे, ठीक है, चिकित्सा के देवता थे। और हमारे यहाँ वैदिक काल में अश्विन को चिकित्सा का देवता माना जाता था। किसको? अश्विन को चिकित्सा का देवता माना जाता था। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एग्जाम में अगर पूछे आर्य कहाँ से आए थे, तो पश्चिम एशिया या फिर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया या मध्य एशिया। तो हमारे यहाँ के जो लोग अपना मत दिए थे उनकी मत को नहीं माना गया, नहीं स्वीकार किया गया। जो बाहरी लोग थे उनके मत को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना एक प्रूफ भी दे रहे थे ना, है ना, ये लोग प्रूफ भी दे रहे थे। तो इन दोनों में से अगर कोई एग्जाम में आए तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।